Hello, welcome to the biometrics classes. Today in part 5, we will study the human respiratory systems. In the previous videos, part 1, part 2 and part 3, 4, we have studied what is respiration, the different mechanism of respiration, the different types of respiration, respiration in plants, and the different respiratory organs in the different organisms. And today in part 5, we will study in detail the human respiratory system. In human respiratory system, like another organ system, there are various organs. As you can see in this diagram, that these are the various parts of human respiratory system. The various organs are nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, lungs, and the muscular sheath. So these are the various parts of human respiratory systems. Human respiratory system is a complex structure, and these are the various parts. As you can see here, nostril, nasal passage or nasal cavity, pharynx, larynx. So in this diagram, we will study in detail the various parts of human respiratory system. First of all, जब हम रेस्पायर करते हैं यानी इनहेल करते हैं, तो इनहेलिंग के समय हमारे नोज में जो होल होता है उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड एयर जो है एक पैसेज में इन करती है, कैविटी में इन करती है, जिसे हम नेसल कैविटी कहते हैं। तो ये हो गया आपका नेसल कैविटी। यहाँ पे आपने सुना होगा कि हमें मुंह से नहीं, नाक से सांस लेना चाहिए। यानी हमारे नेसल कैविटी में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, म्यूकस जो है प्रेजेंट होता है, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी से सिक्रीट करता है, यानी म्यूकस होता है, और छोटे छोटे बाल होते हैं यानी फाइन हेयर्स होते हैं। तो म्यूकस और फाइन हेयर्स जब ये एयर एंटर करता है नेसल कैविटी में, तो उसको ये फिल्टर करता है। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के लिए राइट टेम्परेचर पर लाती है, यानी एयर फिल्टर्ड भी हो रहा है इस नेसल कैविटी में और सही टेम्परेचर पर आ रहा है जो कि हमारे बॉडी के लिए सूटेड हो। यानी ये दो काम होता है, जो कि माउथ से अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट ये एयर हमारे लंग्स में इन करके उसको इन्फेक्ट कर सकता है, इसीलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। तो ये हो गया नॉस्ट्रल, नेसल कैविटी। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है माउथ कैविटी है, बकल कैविटी, और ये जो नेसल कैविटी एक कॉमन पॉइंट पर पहुंच रहा है। ये जो कॉमन पॉइंट है, जो कि इसमें शायद लेबल नहीं किया है डायग्राम में, ये फेरिंग्स कहलाता है, जो एक्स लिखा हुआ है, यानी ये जो पार्ट है यहाँ पर शायद लेबल करने वाला ये डायग्राम है, तो ये जो पार्ट है ये फेरिंग्स है, यानी फेरिंग्स एक कॉमन पॉइंट है और ये माउथ कैविटी को नेसल कैविटी से यहाँ पर जोड़ रहा है। एक चीज और है कि माउथ कैविटी को नेसल कैविटी से जो पार्ट सेपरेट करता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि बोनी पैलेट या पैलेट कहलाता है, जो कि ये रहा आपका डायग्राम, जिसको हम तालू भी कहते हैं। तो ये एक पार्ट है जो कि नेसल कैविटी को माउथ कैविटी से सेपरेट करता है। सो नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स में आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। आगे से जो ये पार्ट दिख रहा है ये वाइंड पाइप है, और पीछे से जो ये आप देख रहे हैं इनकम्प्लीट है, ये आपका फूड पाइप है। तो जैसे ही यहाँ पर एयर इन करता है तो ये फिर यहाँ पर वाइंड पाइप में आ जाएगा फेरिंग्स के थ्रू। यहाँ पर एक चीज जानेंगे हम कि यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस होता है। ये जो इसका पार्ट है, ओपनिंग है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं और निगलते हैं उसे, तो टेम्पररली ये मेम्ब्रेन वाइंड पाइप को कवर कर लेता है, एपिग्लॉटिस, ताकि फूड पार्टिकल वाइंड पाइप में इन नहीं करे। तो एपिग्लॉटिस वो मेम्ब्रेन है जो कि थोड़ी देर के लिए जो है
वाइंड पाइप को यहाँ पर बंद कर देता है ताकि फूड पार्टिकल जो है नहीं जा सके इसमें। यानी फेरिंग्स के बाद ये एयर जो है यहाँ पर इन कर रही है। ये जो है वाइंड पाइप का इनिशियल अपर पार्ट है, ये लैरिंग्स कहलाता है। यानी फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ आ रही है? लैरिंग्स में आ रही है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये पैसेज आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपको फ्लो डायग्राम बनाने के लिए या एमसीक्यूज में फ्लो जो है उसका सही लेवल करने के लिए आता है। तो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में आता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में आप देख रहे हैं कि इसको वाइंड पाइप भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि इसको एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनहेलिंग और एक्सेलिंग के समय एयर प्रेशर इंक्रीज और रिड्यूस करते रहता है जिससे ये रप्चर हो सकती है। इसलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग जो है वाइंड पाइप को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये एयर नेक रीजन से होते हुए जैसे ही इस पार्ट में इन करता है, दिस इज द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में जैसे ही इन करता है तो ये जो है आपको टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। टू पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये पार्ट जो है इसका ब्रोंकस कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकस। दैट मीन्स लैरिंग्स, ट्रैकिया दैट इज द वाइंड पाइप, ब्रोंकस। एंड ब्रोंकस जो है आप फर्दर देख रहे हैं, दीज आर अगेन ब्रांच्ड लाइक द ट्विग ऑफ ए प्लांट। पेड़ों की जो डालियां होती हैं उसकी तरह ये ब्रांच्ड हो जा रहा है। तो ब्रोंकस जब ये ब्रांच्ड होता है तो फर्दर ये क्या कहलाता है? ब्रोंक्यूल्स कहलाता है, जो कि आप देख रहे हैं लेवल क्या हुआ है। और हर ब्रोंक्यूल्स जो है एंड करता है स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। इसको हम लोग एल्वियोलाई या एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक्स जो है एल्वियोलाई कहलाता है। ये वो पार्ट है जहां पर फाइनली एयर जो है हमारे लंग्स में इन करता है और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस रियल में यहाँ पर होती है। ठीक है। और ये जो है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई जो है लंग्स में, दोनों लंग्स में आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट होती हैं। टू लंग्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और एट लास्ट जो है आप ये एक मस्कुलर शीट जो है देख रहे हैं जिसको कि डायफ्राम कहते हैं। एक्चुअली हमारा जो हार्ट है या लंग्स है यहाँ पर एक बोनी केज में प्रोटेक्टेड होता है जिसको कि हम रिब केज कहते हैं। और ये जो पार्ट है जहां पर ये प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी या थोरेकिक कैविटी कहलाता है। जहां पर ये प्रेजेंट है हमारा लंग्स या हार्ट भी प्रेजेंट होता है इस रिब केज में। और ये जो मस्कुलर शीट है डायफ्राम, ये अपर कैविटी चेस्ट कैविटी को लोअर कैविटी दैट इज एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है। यानी क्या हो गया? नॉस्ट्रिल, देन नेसल कैविटी, देन pharynx, then larynx, trachea, bronchus, bronchioles, alveoli with lungs, and the diaphragm. These are the various parts of human respiratory system, जिसको आप सीक्वेंस में यानी क्रम में पढ़ेंगे ताकि आपको डायग्राम जो है वो क्लियर हो सके और इसका वर्किंग भी आसान हो जाता है। बायोलॉजी में जब हम डायग्राम को सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो उससे उसका वर्किंग भी फर्दर आसान हो जाता है। तो ये तो आपका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है। ये भी एक आपका डायग्राम है जो कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटीज क्या हो रही है ये भी हमने डिस्कस किया। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी। इन द नेसल कैविटीज इट इज फिल्टर्ड। Now the filtered air enters into the trachea. Through pharynx, cartilaginous rings are also present for the support. ठीक है। Now the trachea divides into bronchus, bronchioles in the chest cavity. Each bronchiole in the chest cavity जो है ये डिवाइड हो जाता है। फिर क्या हो रहा है? Alveoli helps in the, these are the small air sacs in the lungs for the exchange of gases. Each bronchus is surrounded by टू लंग्स। ठीक है। आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे एल्वियोलाई यहाँ पर रियल वो पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। अगर सारे एल्वियोलाई को हम अनफोल्ड करें यानी ओपन अप करें तो ये एक बहुत बड़ा एरिया यानी टेनिस स्क्वायर, टेनिस के कोर्ट के बराबर जो है वो एरिया जो है प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है।
जो कि आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को दिखाया भी गया। ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये इसका इंटरनल जो है स्ट्रक्चर है। तो ये सारे एल्वियोलाई मिलकर मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं दोनों ही लंग्स में ये। और ये एक लार्ज सरफेस एरिया जो है टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया प्रोवाइड करते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है, जो कि आप इस फिगर में देखिए आरबीसी को जो है रेड ब्लड सेल्स को दिखाया गया है, क्योंकि जो है ये तीनों क्वालिटीज जो हैं यहाँ पर हेल्प करती हैं फॉर द रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जितनी अच्छे से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतने ही आपके बॉडी को एनर्जी जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपका एल्वियोलाई का एक फिगर जो है इसमें आप देख रहे हैं दिखाया गया है, जो कि ये दोनों काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ऑक्सीजन को जो है बॉडी में पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उस वापस एक्सेलिंग के टाइम में उसको भी ये कलेक्ट करके वापस एक्सेलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई को शो किया गया है। देन जो है आपका यहाँ पर लास्ट में आता है कि अच्छा एक चीज और है कि आपका जो लंग्स है वो कवर्ड होता है एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दोनों लंग्स जो हैं एक्सटर्नली एक लेयर से, एक कवरिंग से जो है कवर्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये आप टोटल जो है आपका पढ़ लेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स। एंड जब आप उसका सीक्वेंस में डायग्राम देख लेते हैं तो वर्किंग भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब है कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन जो है जब आप इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के समय, तो ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो इन करती है, और फाइनली आपने देखा कि वो एल्वियोलाई में जा रही है। एल्वियोलाई से वो वहां पर एंट्रैप्ड हो जाती है कि वहाँ, क्योंकि वहां पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है। तो ब्लड में जो आरबीसी है वहां पर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन को, अट्रैक्ट कर लेता है, और वो अपने आप में उसको कंबाइन कर लेता है और बन क्या जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारा ऑक्सीजन जो है वो आर्टरीज के थ्रू सेल टू सेल वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे इस सेल के बाहर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पहुंचता है, तो ये फिर वापस से ब्रेक कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से सेल के अंदर चली जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं, और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में ही रह रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है आपके सेल के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी वो वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेनली ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पर एनर्जी के साथ साथ CO2 भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके बॉडी का वेस्ट है, यानी इसको क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। ब्लड का जो 55% जो लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो कि हम डिटेल में ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो ब्लड का होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा में ही ये CO2 जो है मेनली ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो 7% जो पार्ट है उसका वो इसके द्वारा होता है। ठीक है, एस बाय कार्बोनेट एंड कार्बोनेट भी जो है ये सॉल्ट्स के फॉर्म में, पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट के फॉर्म में, ये 70% जो है ये ट्रांसपोर्टेड होता है। और बहुत कम जो है अबाउट 3% ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी मेनली इसका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सॉल्ट्स बना के वो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द ह्यूमन बॉडी। फिर आपका एक जो है टॉपिक जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में दिखता है कि व्हाई द लंग्स ऑलवेज कंटेन
ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ जो है अवशेष जो है एयर का हमेशा बचा रहता है, वो कंप्लीटली खाली नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा ये है कि अगर कुछ ना कुछ हवा बची रहती है लंग्स में, वो कंप्लीटली वैकेंट नहीं होता है, तो ये एक सफिशिएंट टाइम जो है प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से आ जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि एक्सेलिंग के समय हम जो है उसको वापस से नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है। तो ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है ये सेशन था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है और आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे भी अगर आप कुछ वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। So thanks for watching the video.